Hello guys, I'm Bharat. I'm here with a lecture series on Indian polity and other subjects for all the competitive exams, especially government exams like UPSC, PSC and others. I hope that these video lectures help you a lot in your preparation, and I'm pretty sure that if you thoroughly study with the help of these lectures, then you will be able to solve each and every question in your exam with the content that I am creating and sharing with you guys. So please stay tuned and watch for more amazing lectures. Do support and subscribe my channel to as many and share with as many people as possible. आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की, दैट इज फेडरल सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, वर्ल्ड ओवर बहुत अलग अलग तरह के गवर्नमेंट्स हैं और हमारा जो भारत देश है वो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है और इनफैक्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। तो बेसिकली दो तरह के गवर्नमेंट के सिस्टम होते हैं दोस्तों। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा होता है फेडरल सिस्टम। दोनों ही चैप्टर्स के बारे में हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। दोनों के क्या फीचर्स होते हैं, दोनों के क्या अलग 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 जो है डिफरेंसेस होते हैं, और साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि हमारा भारत देश में क्या चीज़ फॉलो की जाती है, क्योंकि फंडामेंटली हमें अपने देश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जो सब्जेक्ट है दैट इज़ इंडियन पॉलिटी, नॉट पॉलिटिकल साइंस। सो भारत देश की जो पॉलिटिकल फीचर्स है उसी के बारे में स्पेसिफिकली हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो फेडरल सिस्टम दोस्तों, फेडरल सिस्टम का बेसिक मतलब ये होता है कि दो टाइप की देखिए गवर्नमेंट होती है। एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरा होता है फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें सारे के सारे पावर्स जो है नेशनल गवर्नमेंट के पास वेस्टेड होते हैं। स्टेट्स के बीच में कोई भी पावर्स डिवाइडेड नहीं होते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपको जो देखने को मिलेगा वो है ब्रिटेन, फ्रांस, जापान या चाइना। ये जो कंट्रीज हैं इनमें आप देखेंगे कि लोकल अथॉरिटीज़ को या लोकल बॉडीज़ को या लोकल एंटिटीज़ को अलग से पावर्स नहीं दी गई हैं फॉर द गवर्नेंस। पूरी की पूरी पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के हाथ में दी गई है। जापान, चाइना जो है बहुत बेस्ट एग्जांपल है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनिटरी गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मत सोचिएगा कि भाई यूनिटरी या फिर फेडरल की हम जब बात करेंगे तो डेमोक्रेसी कंट्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप देखिए चाइना जैसी कंट्री है जहाँ पे हम डेमोक्रेसी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, बट फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट जो है यूनिटरी इन नेचर है। यूनिटरी का सिंपली मतलब होता है कि सारी की सारी पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में है। बेस्ट एग्जांपल ये सारी कंट्रीज मैंने आपको बताया। जो फेडरल गवर्नमेंट होता है दोस्तों, ऑन दी अदर हैंड वहाँ पे जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड रहती हैं इन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलेंगे दोस्तों यूएसए, इंडिया और स्विट्जरलैंड। और यूएसए जो है प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर का एक स्टार्क एग्जांपल है, बिकॉज यूएसए में हद से ज़्यादा पावर का डिविजन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से किया गया है। अगर हम यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट दोनों के आइए पहले हम फीचर्स अलग अलग से डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में बेसिक फीचर वाइज क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में क्या चलता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों पहला फीचर तो आपको क्लियरली मैंने बताया और आपको समझ में आ ही गया होगा कि देयर हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि स्टेट्स के पास कोई पावर होता ही नहीं। दूसरी चीज दोस्तों, स्टेट्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल क्यों होता है दोस्तों? इंडिस्ट्रक्टिबल इसलिए होता है क्योंकि सारी की सारी जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है, ठीक है। तो अलग से स्टेट्स है ही नहीं, तो उनको डिस्ट्रॉय क्या करेंगे? पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो बाउंड्रीज खींची गई हैं स्टेट्स की उसको कभी भी डिसॉल्व कर दो, कभी भी एक्सपैंड कर दो, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वहाँ पे स्टेट्स को ऑटोनॉमस पावर दी जाती है, और स्टेट्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी बाउंड्रीज को श्रिंक या एक्सपैंड करना चाहें या किस तरीके से बाउंड्रीज को दोबारा खींचना चाहें। बट यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे पावर सेंट्रल के ही हाथ में है, तो सेंट्रल स्टार्टिंग में ही ऐसे स्टेट्स खींचेगा जो अपने गवर्नेंस के हिसाब से उसको फायदेमंद हो। इसलिए उनको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका खुद ऑटोनोमस कोई से ही नहीं है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों स्टेट्स, पहले तो आप ये समझिए कि स्टेट्स बनते क्यों हैं। स्टेट्स बनते हैं दोस्तों वेरियस अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से। जैसे भारत देश में दोस्तों कई सारे रीजनल प्रॉब्लम्स की वजह से रिवोल्ट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग होती है कि हमारा स्टेट अलग से क्रिएट करो। जैसे कि बोडोलैंड हो गया, जैसे कि तेलंगाना हो गया, जैसे कि नए नए स्टेट्स जो आपके और बने हैं, वो सारे जितने भी हैं, दिल्ली वगैरह हो गया, ये भी रिसेंट स्टेट है, या यूनियन टेरिटरीज, तो ये सारे लोग मांग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को बनाता है। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन के इफेक्टिव होने के लिए, कि भाई कोई एरिया है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे नक्सल इंसर्जेंसी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है, या बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लोड है, उसको मैनेज नहीं कर पा रही है सरकार, तो उसको स्मॉलर स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उनको ऑटोनोमस पावर्स दे करके। ठीक है। बट लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब सारी की सारी पावर्स हैं, सारा का सारा काम खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, तो लोगों का वहाँ पे जो स्टेट बनाने का वहाँ पे जो से है, वो फर्दर फिर बहुत ज़्यादा उसकी मान्यता नहीं रहती है। ठीक है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, एक बार जो बना दिया उसने, वो बना दिया, एब्सोल्यूट पावर्स। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली दोस्तों, जो यूएसए जैसे स्टेट्स होते हैं, यूएसए जैसे कंट्रीज होते हैं जहाँ पे स्टेट्स को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, वहाँ पे स्टेट की और सेंट्रल की कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अलग अलग लिखी जाती हैं, क्योंकि दोनों के अलग अलग पावर्स सेपरेटली डिवाइडेड हैं। लेकिन जो ऑब्वियसली यूनिटरी गवर्नमेंट होगी, वहाँ पे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसको फॉलो किया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगी वो फ्लेक्सिबल होगी। फ्लेक्सिबल इसलिए होगी क्योंकि आपको ऑटोनोमस स्टेट्स नहीं बनाए गए हैं, तो सेंटर के पास अगर आप रिजिड पावर्स दे दी गई, तो फिर सेंटर जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो अपनी मनमानी कर सकता है, चला सकता है। तो इसीलिए उसके पावर्स को कर्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इमरजेंसी प्रोविजन, नेशनल इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी यूनिटरी गवर्नमेंट ही लेकर के आई है, फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने इमरजेंसी प्रोविजंस के चैप्टर में आपको डिस्कस भी करके बताया है कि नेशनल इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो यूनिटरी गवर्नमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो यूनिटरी गवर्नमेंट यानी कि पूरा का पूरा देश एक एंटिटी है, तो जब भी इमरजेंसी, जब जब भी ऐसे इमरजेंसी के सिचुएशन बनते हैं, तो पूरा का पूरा दो देश एकजुट होकर के नेशनल इमरजेंसी लगा देता है वहां पे, और एक साथ वहां पूरा कानून का पालन किया जाता है। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ये तो क्लियर कट बात है दोस्तों। आपको पता ही होगा जैसे कि भारत देश में जो लोअर हाउस है, विच इज सॉरी, जो अपर हाउस है विच इज राज्यसभा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो वहां पे ये इंश्योर किया जाता है, कोशिश की जाती है कि सभी स्टेट्स को बराबर रिप्रेजेंटेशन हमारे गवर्नेंस के, हमारे लेजिस्लेशन के, इनफैक्ट लेजिस्लेशन के प्रोसेस में दिया जाए विद द हेल्प ऑफ राज्यसभा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्टेट्स होते ही नहीं है, या होते भी हैं तो इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, परमानेंट होते हैं, तो उन स्टेट्स का कोई इक्वल रिप्रेजेंटेशन होने के कोई ऐसे कंपलसरी प्रोविजन नहीं है। हो भी सकता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रख सकती है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यूएसए जैसे कंट्री जहाँ पे स्टेट और सेंटर में पावर्स डिवाइडेड है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट की अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप कंट्री की मिलती है। अगला होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जुडिशरी को भी इंटीग्रेटेड होना ही पड़ेगा, बिकॉज पूरे देश के लिए एक ही जुडिशियल सिस्टम काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर स्टेट में अपना अपना अलग जुडिशरी है, उसके अपने नियम कानून चल रहे हैं, उसके अपने लॉ इंटरप्रिटेशन का काम चल रहा है। दूसरी चीज दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपके 50 स्टेट्स हैं और सबके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सबको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए अलग अलग जुडिशरी की रिक्वायरमेंट होगी, अलग अलग टीयर्स ऑफ जुडिशरी की रिक्वायरमेंट होगी। आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। इंटीग्रेट इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं जिसके बेसिस पे कोर्ट्स को काम करना है। हर हर कोर्ट को फिर अलग कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होगा, हर कोर्ट को अलग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉज को, आपको जजमेंट्स को पास करना पड़ेगा। तो फिर जुडिशरी में इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा, हर कोर्ट अपना अपना काम करेगा। ठीक है। बट लेकिन जहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कोर्ट्स को सभी के लिए एक ही जो है सुप्रीम अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन रहती है, और इसीलिए सारे का सारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड हो पाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज या नेशनल सर्विस आप बोलिए, इंडिया के केस में इट इज ऑल इंडिया सर्विस। बट अदरवाइज अगर यूनिटरी हम बात करें, तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो हमारे देश की हैं, वो एक यूनिटरी फीचर है, बिकॉज पूरे के पूरे देश पे यूनिफॉर्मली वो एप्लीकेबल होती हैं, अगर हम भारत की स्पेसिफिकली बात करें। तो ये सारे जो आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ दोस्तों, ये स्पेसिफिकली इंडिया को ध्यान में रखते हुए भी आप जरूर याद रखें, बिकॉज
हमारे इंडिया के यूनिटरी फीचर्स स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हर यूनिटरी गवर्नमेंट के तो ये फीचर्स हैं ही, लेकिन हमारी कंट्री में ये फीचर्स भी एप्लीकेबल हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में यूनिटरी स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। उस लिहाजे से आप याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो आपको क्लियरली पता होगा कि हमारे भारत देश का जो सेंटर है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दैट इज अ यूनिटरी फीचर, राइट। स्टेट्स हमारे देश के दे आर इंडिस्ट्रक्टिबल, अगर आपको पता हो तो दैट इज ऑल्सो अ यूनिटरी फीचर। मतलब डिस्ट्रक्टिबल इंडिस्ट्रक्टिबल का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि नया स्टेट बन नहीं सकता या पुराने को हटाया नहीं जा सकता, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप सारे स्टेट्स को डिसॉल्व करके बोल दो कि हमारा जो देश है वो पूरा एक एंटिटी है, और आप स्टेट गवर्नमेंट को पूरा का पूरा डिसॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप जानते ही हैं, राइट। इमरजेंसी प्रोविजंस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज। देन देयर इज इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। हमारी जो ऑडिट मशीनरी है दोस्तों, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के थ्रू पूरी की पूरी इंटीग्रेटेड है। प्लस उनका जो हेड होता है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल होता है, वो सारे के सारे पीएसयूज गवर्नमेंट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, हर चीज़ का वो ऑडिट एक साथ अंडर वन रूफ वहाँ पे ऑफिस में होता है। सो इट इज़ अ ह्यूज बॉडी एंड डेफिनेटली इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग लोग ऑडिट कर रहे हैं और उसके बाद पूरा हेवायर सिस्टम। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, पूरा का पूरा ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एक इंटीग्रेट करके बनाया गया। देन पार्लियामेंट अथॉरिटी और स्टेट लिस्ट, आपको पता होगा दोस्तों कि पार्लियामेंट का वैसे तो सिर्फ यूनियन लिस्ट पे ही कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकता है, खास करके इमरजेंसी के टाइम पे, अगर आपको याद हो तो। सो दैट मीन्स पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकता है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये भी आपका यूनिटरी फीचर भी, हाँ यूनिटरी फीचर ही हमारी कंट्री का कहलाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का जो ऑफिस है दोस्तों, वो क्लियरली ये दर्शाता है कि इट इज ऑल द एक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। इससे समझ में आता है दोस्तों कि देयर इज एन एपेक्स हेड गवर्नर, उसके नाम पे सारे के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन। सो इसी से समझ में आता है कि इट इज अ यूनिटरी फीचर। गवर्नमेंट का ऑफिस हो गया, गवर्नर का ऑफिस हो गया, प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया, तो ये दर्शाते हैं टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर अथॉरिटी ऑफ द सेंटर। दूसरी चीज, गवर्नर का ऑफिस कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रेंथ दिखाता है, वो ऐसे दिखाता है दोस्तों कि गवर्नर इज अपॉइंटेड ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपको गवर्नर का लेक्चर याद हो तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे गवर्नर एक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब चाहे प्रेसिडेंट गवर्नर को हटा सकता है, या फिर प्रेसिडेंट गवर्नर के रिकमेंडेशन पे जब चाहे प्रेसिडेंट रूल को लगा सकता है, या फिर कुछ बिल्स ऐसे हैं स्टेट गवर्नमेंट में, अगर आपको याद हो, जिनको गवर्नर रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। सो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ बिल्स जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व किए जा सकते हैं, इट क्लियरली शोज कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ स्लाइटली हायर पावर as compared to the state government. That itself shows the unitary feature. वीटो ओवर स्टेट बिल्स, अगर आपको याद हो स्टेट बिल्स के ऊपर वीटो किया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो यूनिटरी फीचर। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इलेक्शन मशीनरी जो हमारे देश की है पूरी इंटीग्रेटेड है। देयर इज अ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो कि सारे के सारे इलेक्शंस कराता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। इसके अलावा देयर इज अ स्टेट इलेक्शन कमीशन आल्सो which carries on election to the local bodies or the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड the municipalities। तो आपको याद होगा, बट देयर इज एन इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है के लिए पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाती है फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, राइट। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी एंड दैट इज अ यूनिटरी फीचर। अगर आर्टिकल 1 भारत देश का हम पढ़ें तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहीं से आपको समझ में आता है दोस्तों कि फेडरल फीचर की यहाँ पे बात कर दी गई है कि बिकॉज यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स में भारत देश को डिवाइड किया जाएगा, राइट। बट लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो द टर्म फेडरेशन हैज नेवर बीन यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन यूज्ड। अगर आप सवाल में कभी पूछे तो गलती से भी आप फेडरेशन मत लिख देना,
बिकॉज फेडरेशन वर्ड यूएसए के लिए यूज किया जाता है, इंडिया में यूज नहीं किया जाता है, इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया जाता है, राइट। सो इसी से समझ में आता है कि देयर इज अ फेडरल फीचर बट देयर इज अ यूनिटरी बायस। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विद अ यूनिटरी बायस, या दूसरे शब्दों में आप इसको क्वाजी फेडरल भी बोल सकते हैं। तो फेडरेशन का मतलब होता है दोस्तों कमिंग टुगेदर, यानी कि यूएसए जो कंट्री है इट इज फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर ऑफ स्टेट्स, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं वो आपस में एकजुट हुए और दे केम टुगेदर, और उन्होंने कहा कि हम एक बड़े देश को बनाने का जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर हम इंटीग्रेट करके अपने आप को एक बड़ा देश बनाते हैं। ऐसे यूएसए का फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलते हैं फेडरेशन। भारत देश में दोस्तों उल्टा हुआ है, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा देश था, बट लेकिन इतने बड़े देश के इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए पूरे बड़े इस देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, फॉर द सेक ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द सेक ऑफ इफेक्टिव डेवलपमेंट, इफेक्टिव ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, सो होल्डिंग टुगेदर बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, सो दैट इज इंडिया एंड कनाडा। तो इंडिया और कनाडा को बड़े देश को छोटे पार्ट में बांटा गया है, whereas यूएसए में छोटे छोटे स्टेट जो है दे केम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर कंट्री। तो हमने जिस प्रकार यूनिटरी फीचर्स देखे उसी प्रकार हम फेडरल फीचर्स देख लेते हैं। आइए, इजी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहला डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो टाइप की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को सेपरेटली आपस में पावर्स उनके बटे हुए हैं। दूसरी चीज दोस्तों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिटरी गवर्नमेंट में दोस्तों कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि भाई एक ही गवर्नमेंट है, उसी के अंडर में सब कुछ है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना भी हो तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि भाई वो खुद ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में खुद है गवर्नमेंट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तो तब जरूरत पड़ती है जब पावर्स का डिवीजन दिखाना हो, स्टेट के क्या अथॉरिटी है, सेंट्रल की क्या अथॉरिटी है, कहाँ पे डिवीजन है, कहाँ पे क्या चीज कैसे काम करेगी, ये सारी जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशन का रोल आता है। बट जब सब कुछ सभी अथॉरिटी आप खुद ही हो, आप खुद ही लॉ बनाओगे, आप खुद ही सबके पावर है आपके पास, हर चीज आप खुद ही करोगे, तो कहाँ से आपको कॉन्स्टिट्यूशन, जरूरी नहीं है कि रिटर्न आपकी हो। सो फेडरल फीचर, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फीचर। डिवीजन ऑफ पावर, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि भाई स्टेट और सेंटर में पावर्स को डिवाइड किया गया है, दैट इज डेफिनेटली अ फेडरल फीचर। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। यूनिटरी गवर्नमेंट में मैंने आपको अभी भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट बी सुप्रीम, इट मे बी पॉसिबल कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं और जो आपकी गवर्नमेंट है वही खुद में ही सुप्रीम है, वही खुद में सर्वे सर्वा है, वही खुद में आपका बहुत बड़ा अथॉरिटी है, उसको माना जाता है, और उसने जो लॉ पास कर दिया, जो बना दिया, वही आपका देश का कानून बन गया, वही आपका आपके देश में लागू हुआ। वो हो जाता है दोस्तों यूनिटरी गवर्नमेंट। बट फेडरल गवर्नमेंट में पावर्स क्योंकि डिवाइडेड है, इसलिए पावर्स का डिवीजन कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम उसमें दिखाया जाता है। रिजिड होती है कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम में दोस्तों, रिजिड इसलिए होती है बिकॉज पावर्स डिवाइडेड है, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ की जाएगी, और ऑब्वियसली जो डिस पावर्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो सकता है, क्योंकि आप उसको अमेंड करने की पावर किसी सेंटर को या स्टेट को दे दोगे तो अमेंड करके पावर को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से फेडरल स्ट्रक्चर का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। सिंपल सी बात है। सो इसीलिए अगर हम प्योर फेडरल सिस्टम की बात करें तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने से पावर का बैलेंस जो डिस्टर्ब होगा, और पावर का बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो फेडरल स्ट्रक्चर आप अपने आप में डिस्टर्ब हो जाएगा। यूनिटरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, यूनिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी ही नहीं है इतनी ज्यादा, गवर्नमेंट की अथॉरिटी उसके भी ऊपर है, इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल है, कैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देंगे, कुछ भी बना देंगे, कुछ भी लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऑब्वियसली दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा बिकॉज गवर्नमेंट्स अलग अलग हैं, पावर्स डिवाइडेड हैं, तो निष्पक्ष तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो उसको इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी का है, और निष्पक्ष तरीके से बताने का है कि कैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कौन, मतलब केसेस को सही से, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, केसेस को रिजॉल्व करने का काम जुडिशरी का। बाई कैमरलिज्म, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, दो हाउसेज हमारे देश में देखने को मिलते हैं, एक लोअर हाउस विच इज हाउस ऑफ द पीपल आल्सो कॉल्ड एज लोकसभा, एंड अपर हाउस विच इज द हाउस ऑफ द विच इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द राज्यसभा। ये क्लियरली रिप्रेजेंट, तो एक जो है पीपल्स विल को रिप्रेजेंट करता है और एक स्टेट्स के विल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि दिस इज अ फेडरल सिस्टम और अ फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये थे दोस्तों आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड आई होप
कि आप बहुत आसानी से इसको रिवाइज कर पाएंगे. इट इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर and it is a small chapter. I hope you will very easily understand this and keep studying. Have a wonderful week and very good luck for your exams. चैप्टर को एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा. इंडिया के दोनों यूनिटरी और फेडरल फीचर्स को जरूर याद रखिएगा और समझिएगा कि इंडिया में किस तरह के गवर्नमेंट जो है काम करती है. ऑल द बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर.